अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। जैसा कि बेटे आप जानते हैं कि हम गुज़िश्ता 4-5 माह से कोरोना वबा का शिकार हैं। अब अल्लाह के फजल व करम से उस कादिर मुतलक की खुसूसी फ़ज़ल से अब हालात थोड़े से मुख्तलिफ़ हैं और किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श हैं। लेकिन इन हालात में भी चूँकि अभी जो हमें मालूमात हैं, जो आपके मुशाहिदे में और मेरे मुशाहिदे में हैं, वो ये है कि इस वबा का असरात कम हो रहे हैं, यानी इसका ज़ोर जो है वो टूट रहा है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम जो है ये समझें कि ये वबा सिरे से ख़त्म हो गई है और हम अपने जो हमारा कारोबार ज़िंदगी है उसको हम बग़ैर किसी एहतियात के चलाएं। तो ये उस कायनात के खालिक ख़ुसूसी एहसान और करम है कि हम जो है हम पहले ख़तरात इससे पहले थे, जो परेशानी और मुश्किलात थी, अब वो उनमें उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। लेकिन आपने और आपका हमारा फ़राइज़ जो हैं, हमारी जो एहतियात हैं लेकिन उसमें कोई जो है हमें फ़िलहाल के लिए हमें उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस को जो है वो बात को फॉलो करेंगे, देखेंगे इसे। तो बेटे इकनॉमिक्स में हम ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक जो हमने सिलेबस पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हमारा लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पब्लिक फ़ाइनेंस की बात की थी। पब्लिक फ़ाइनेंस में हमने वो चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिया है और हमारे साबिक़ा जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें पढ़ने का हमारा पैटर्न ये होता था कि सबसे पहले हम उस थ्योरी को पढ़ते थे। थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन किस अंदाज से वो पेपर में आ सकते हैं, उसमें हमने क्या शामिल करना है, उसमें हमने क्या छोड़ना है और आंसर हमारा जो है वो किस सूरत का होना चाहिए, इस पे हम बात करते थे। और उसके बाद जो है अगला हमारा जो उसमें सेशन होता था उसमें हम जो है वो MCQ और शॉर्ट के हवाले से बात करते थे। तो ये चैप्टर जो है पब्लिक फ़ाइनेंस का ये हमने उसकी थ्योरी मुकम्मल कर ली थी। अब हमारा जो अगला सेशन है, यानी जो हमने अब पढ़ना है, वो इस चैप्टर के शॉर्ट हैं। पहले MCQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद शॉर्ट करेंगे। बेटे ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक ही चैप्टर को, उसमें मौजूद टॉपिक को, उसमें जो भी स्टफ़ मौजूद होता है उसे हम बार बार पढ़ते हैं। और इससे ये होता है कि अगर कोई थ्योरी पढ़ने में कोई बात अगर रह जाती है तो वो MCQs में हम कवर कर लेते हैं और MCQs के बाद हम शॉर्ट जो है तो शॉर्ट में भी हम वही चीज़ें पढ़ते हैं। यानी पहले थ्योरी में भी हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो है वो MCQs में भी उन्हीं को डिस्कस करते हैं और इसके बाद शॉर्ट में भी। तो पब्लिक फ़ाइनेंस के चैप्टर में आपने एक बात तो ये याद रखनी है कि इसके MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से ये बहुत ही अहम चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि पब्लिक फ़ाइनेंस क्या है और फ़ाइनेंस क्या है, पब्लिक फ़ाइनेंस और प्राइवेट फ़ाइनेंस क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमने टैक्स की बात की थी कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, टैक्स जो है लगाने के कौन सी जो पॉलिसी है उसके फ़ीचर्स क्या होते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं, रूल्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि चूँकि फ़ाइनेंस बेसिकली बजट को कहा जाता है, तो बजट में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तरफ जो कि बजट जो है ये एस्टिमेशन होता है अर्निंग का और कंजम्पशन का, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का।
तो उसके बाद हमने एक उसमें टॉपिक पढ़ा था कि जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस में जो है वो देखना ये होता है कि गवर्नमेंट जो है उसके सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, जिसको हम सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के नाम से हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अर्न करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो अखराजात करती है उसके हेड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी मदात होती हैं जिन पे गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये वो टॉपिक्स थे जो हमने इस पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में पढ़े थे। अब हम इसमें मौजूद MCQs जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटे MCQs सॉल्व करने का हर एक चैप्टर, जब भी मैं आपको MCQ जिस चैप्टर की सॉल्व करवाता हूँ तो उससे पहले मैं आपको कुछ उसकी जो है इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, कुछ एहतियात हैं। वो ये हैं कि MCQs सॉल्व करने में आपने एक तो ये ध्यान में रखना है कि आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है और ये देखना है कि उसमें आपसे सवाल कौन सा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपने ये कन्फर्म करना है, ये तय करना है कि आपसे उस का क्वेश्चन कौन सा है, यानी सवाल आपसे कौन सा पूछा जा रहा है। सवाल समझने के बाद आपने फिर उसके चार जो आपको उसके जवाब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपने उसको पढ़ना है, फिर आपने उनकी मीनिंग को समझना है। ये कि आपसे ए जो है उसका मीनिंग क्या बनता है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। उसके बाद आपने, चूँकि आपको उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको इल्म होगा, आप पढ़ चुके होंगे, तो उसका राइट वन ऑप्शन जो है उसके इंतखाब में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और इंशाअल्लाह आप उसका दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे। तो जैसा कि आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बल्कि जितने भी हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपको यही बात समझाई है कि हम जो बात स्टूडेंट्स अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में देखते हैं वो ये है कि बच्चे जो है वो MCQ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर वो उसके आंसर पे नहीं, वो उन्होंने ये याद किया होता है कि इसका आंसर ए पहले का ए है तो दूसरे का बी है, तो थर्ड का डी है, तो फोर्थ का बी है, इस तरह से उन्होंने तय किया होता है। तो ये बेटे बिल्कुल जो है ये अंदाज़, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें आप को ये तो हो सकता है कि कोई आपका अंदाज़े से आपका जवाब दुरुस्त हो जाए, लेकिन ये है कि चूँकि आप उसे समझ के नहीं कर रहे होते, इसलिए उसमें गलती के बहुत ज़्यादा अमकानात उसमें मौजूद होते हैं। तो अब वही तरीका है, एक तो ये आपको बता दिया है कि पहले स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, और वो स्टेटमेंट यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका भी आपको इल्म होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए कि कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, और जो फिर उसके जवाबात हैं जो आपने ABCD उनका भी आपको इल्म होना चाहिए। और अगर आप एक चार ऑप्शन में थे, अगर एक ऑप्शन को आप दुरुस्त करार दे रहे हैं तो आपको इल्म होना चाहिए इस बात का कि दुरुस्त क्यों है, यानी क्या है इसमें, कौन सी ऐसी बात है तो कि हमने बाकी तीनों को गलत करार दिया है तो एक को हमने जो है वो राइट वन ऑप्शन डिक्लेयर किया है। अच्छा, और बाकी जो तीन आप जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं कि जो आपके दुरुस्त जवाबात नहीं है, उनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि अगर ये गलत हैं तो क्यों गलत हैं। तो ये बेटे इसका तरीक़ाकार है पेपर को सॉल्व करने का। तो फिर उसके बाद ये होता है कि आप से जो MCQ आपसे पूछा जाता है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये यूनिक नोट्स हैं मेरे पास चैप्टर, इसमें जो है वो चैप्टर 4 है पब्लिक फाइनेंस के हवाले से नोट्स में, और चूँकि बुक की तरतीब जो है वो आपको पहले भी बताया है कि आपके पास जो किताब है उसमें ये 6 चैप्टर बनेगा पब्लिक फाइनेंस का। तो चूँकि नोट्स जो हैं ये टेक्स्ट बुक के हवाले से हमने इसको ये प्रिपेयर किए हुए हैं, तो लिहाजा इसकी वो तरतीब वही रहेगी। तो अच्छा, जब आप MCQs सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसा होता है, आप ये देखें
आपको पास पेपर मैंने सॉल्व करवाने, उसमें भी आपको ये मैं साबित करके दूंगा कि आप बाद औक़ात आपका जो MCQs होता है वो बिल्कुल माइनर से डिफरेंस के साथ आता है, या तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है या फिर उसके ऑप्शन जो होते हैं उनका डिफरेंस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ऑप्शन आपके सेम हों लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा अगर आप इस कुलिये के तहत इसे तैयार करते हैं कि आपने उसे ABCD के हवाले से आप उसे तैयार करेंगे, तो ये आपके लिए जो है इसमें गलती के बहुत ज़्यादा अमकानात हैं और इससे आपका जो है वो नुकसान भी हो सकता है। तो हम एक एक MCQs हम सॉल्व करेंगे, और उस MCQs को सॉल्व करने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि एक MCQ अगर आपसे ऐसी सूरत में पूछा जा रहा है तो क्या इसका और कौन सी सूरत है, यानी और कैसे ये पूछा जा सकता है। तो इसमें बेटे सबसे पहले जो है हम आगाज़ करते हैं। इसमें पहला MCQ जो है वो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़, यानी ये आपका पहला MCQ है। MCQ1 है ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़। उर्दू में जो बनता है जी कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी सरकारी मालियात का दौरानिया, या ये भी हो सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़। तो इसमें आप के पास जो है वो, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एक A B C D। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि 1 डे यानी 1 दिन। दूसरा ऑप्शन इसमें है 1 वीक, 1 हफ्ता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ, 1 महीना, और उसके बाद है 1 ईयर यानी 1 साल। तो ये आपसे सवाल जो है ये पूछा गया है कि सरकारी मालियात का दौरानिया, यानी सरकारी मालियात, अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहें तो ये आपका सवाल होगा कि सरकारी मालियात का दौरानिया या अरसा होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना और 1 साल। अब ये सवाल का जो मफ़हूम बनता है वो ये है कि जो हुकूमत बजट बनाती है, जो गवर्नमेंट का बजट होता है, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक बजट जो होता है, वो कितने अरसे बाद बनता है। कि आप जो है ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट बजट, आपको पब्लिक फाइनेंस लिखने की बजाय ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट बजट। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो है आपके पास ये जो आपने लिखा है ये पब्लिक फाइनेंस, इसका मतलब ये है कि ये बात हो रही है गवर्नमेंट के बजट की, ये गवर्नमेंट के सरकारी बजट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट का बजट, सरकारी बजट, ये इसका अरसा कितना होता है, यानी ये कितने अरसे बाद बनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है कि हुकूमत अपना बजट एक दिन के लिए बनाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि हुकूमत का बजट जो है, हुकूमत अपना बजट 1 हफ्ते बाद बनाती है। तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ कि हुकूमत जो है हुकूमती बजट की मियाद, अरसा या उसकी उम्र जो है वो 1 महीना होती है, और आखिरी ये है कि 1 साल। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन के हमने ये पढ़ा है अपने उस सिलेबस में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव
मशीनरी जो गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क की, वो अपना बजट जो है वो साल बाद बनाती है। यानी कि ये आपके पास ऑप्शन होगा 1 ईयर, ठीक है, तो सालाना 1 साल बाद। तो जिस तरह से मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमारे पास जो हमें MCQ हमसे पूछा जाता है, बाद औक़ात उसकी स्टेटमेंट बदल दी जाती है। तो कुछ जो है आपने ये याद रखना है कि गवर्नमेंट बजट जो है वो साल का होता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट बजट इज़ 1 ईयर। अब 1 ईयर को वो एनुअली लिख दे, उसकी मर्ज़ी है, 12 मंथ लिख दे, जो उसकी मर्ज़ी है। तो आपको जब ये इल्म होता है इस बात का कि गवर्नमेंट का बजट जो है यानी पब्लिक फाइनेंस का ड्यूरेशन 1 ईयर है, वो चाहे आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट का बजट, और गवर्नमेंट के बजट का जो ड्यूरेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड है, वो 1 ईयर है, 1 साल है। 1 साल है, उसको 12 मंथ आप कह सकते हैं, उसको आप जो है वो एनुअली जो है वो आप उसको लिख सकते हैं। तो एक बात का जब बात आपने एक याद रखनी है कि गवर्नमेंट का बजट पब्लिक फाइनेंस की ड्यूरेशन 1 ईयर है। उसके बाद वो जिस सेंस में आपसे सवाल पूछे, चाहे वो इस में से कोई ऑप्शन आप में से क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन में से ऑप्शन बना दे, वो उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। मसलन ये है, अब यही वाला जो हमने लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़, अब ये आपसे सवाल यूँ भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कि गवर्नमेंट प्रिपेयर्स हर बजट, जी ये बात वही है जो आपने वहाँ पर लिखी है कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। तो जहाँ पर उसका एक और सूरत मैंने आपको लिख के दी है कि गवर्नमेंट प्रीपेयर्स बजट, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन आपका हो सकता है जी डेली, वीकली, मंथली या ईयरली। इसके अलावा इसको एनुअली भी लिख सकते हैं। तो अब फ़र्क ये इस पे क्या है कि सवाल आपका वही है जो आपने यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसी की ये सूरत है कि गवर्नमेंट प्रीपेयर्स बजट या गवर्नमेंट फॉर्म्ड बजट, गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती है। पहला ऑप्शन क्या है जी, रोज़ाना बनाती है, वीकली हफ्तावार बनाती है, मंथली 1 साल बाद 1 माह बाद बनाती है, और ईयरली या एनुअली, ईयरली एक ही बात है कि साल बाद बनाती है। तो मकसद बात करने का ये है कि आपको ये सारे ऑप्शन इसलिए बताए जाते हैं कि अगर आप समझते हैं कि ये आंसर जो है वो आपका कौन सा आंसर आपका दुरुस्त हो सकता है, तो एक बात सिर्फ आपने एक याद रखनी है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है पब्लिक फाइनेंस, उसका अरसा, उसका दौरानिया, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन जो है 1 ईयर, 12 मंथ एनुअली। तो उसके बाद जिस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जाता है, चाहे यहाँ से आप जो है कि या इस आंसर में से कोई आपको क्वेश्चन बना के जहाँ पे लिख दिया जाता है, इस तरह ये तो आपके पास सवाल बना हुआ है। इसमें एक और ऑप्शन जो है वो कैसे हो सकता है कि मुमकिन है कि आप का जो है आपसे सवाल किसी और सेंस में पूछ, मसलन ये है कि आपसे ये सवाल हो सकता है कि विच फाइनेंस इज़ ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि वो कौन से मालियात हैं जिनका अरसा 1 साल होता है।
यानी कि हमने जो सवाल हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद था उसी ऑप्शन को हमने क्वेश्चन में बदल दिया कि विच फाइनेंस इज़ ऑफ 1 ईयर, कि कौन सा बजट है, कौन से मालियात हैं जिनका अरसा 1 साल होता है। तो इसमें नीचे आपको मसलन कोई ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिस तरह से आपको प्राइवेट फाइनेंस लिख के दे दिया जाता है, पब्लिक फाइनेंस लिख के दे दिया जाता है, कोई और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको जो है इस बात का इल्म है कि गवर्नमेंट का जो बजट है पब्लिक फाइनेंस उसका अरसा 1 साल का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि विच फाइनेंस इज़ ऑफ 1 ईयर। तो इसका जो ऑप्शन आपने आगे से लिखना है बेटे वो आपका होगा पब्लिक फाइनेंस, यानी आप पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक बजट भी या गवर्नमेंट बजट भी से कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के देने का ये मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर एक MCQs है आपका, वो किसी भी सेंस में आपसे पूछा जा सकता है। एक इंफॉर्मेशन बेस पर आपसे वो उसकी स्टेटमेंट की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, उसके आंसर की जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके अलावा आपके उसी आंसर में से आपका जो है वो सवाल बन सकता है। मसलन इसके अगर हम इसी को देखते हैं, अभी हमने बात की है, अगर हम इसको इसी में से हमारा एक और MCQs भी बन सकता है। और वो क्या MCQs हो सकता है कि जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के बजट का अरसा होता है 1 साल का। तो इस तरह से सवाल आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि बजट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ कि बजट जो है वो एस्टिमेशन होता है। पहले थ्योरी में हमने पढ़ा था कि बजट होता क्या है। बजट बेसिकली ये एनुअल एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी में से हमने एक और सवाल क्या बनाया है कि बजट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ। तो बजट किस चीज़ का एस्टिमेशन होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं ABCD, यानी कि बजट जो है ये किस चीज़ का एस्टिमेशन हो सकता है। मसलन पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं जी कि ये एस्टिमेशन होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। किसका जी? दरामदात और बरामदात का। अच्छा, इसके अलावा ये है इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है जी। इसके अलावा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है जी। इसके अलावा हो सकता है कास्ट एंड रिटर्न। ये 4 सूरतें आपकी इसके, क्योंकि हम जब एक MCQ पढ़ते हैं तो उस के से जितने भी पॉसिबल MCQs हो सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करते हैं। इससे ये होता है कि एक तो आप के वो MCQ तैयार करने में आपको मदद मिलती है, आपके लिए आसानी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि उससे अलावा भी अगर आपसे किसी सेंस में या किसी सूरत में आपसे कोई MCQ पूछा जाता है तो आपके लिए आसान होता है। देखिए बेटे, हमने बात ये की है कि ये जो बजट है एक किस चीज़ का एस्टिमेशन होता है। इससे पहले हमने बात की है कि बजट की एज के हवाले से कि बजट इज़ एस्टिमेटेड एनुअली या बजट इज़ प्रीपेयर्ड एनुअली, क्योंकि गवर्नमेंट के बजट की बात हो रही है। प्राइवेट बजट जो होता है वो एनुअली, उसकी जो ड्यूरेशन है वो नहीं होता, 1 ईयर नहीं होता।
तो हमने अब चूँकि एक बिल्कुल बड़ा डिफरेंट सा MCQ बनाए जहाँ से कि बजट इज़ दी एस्टिमेशन ऑफ, तो हमने बजट में किस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं, यानी क्या हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करते हैं, दरामदात और बरामदात को, क्या हम इनपुट्स मदाखिल एंड आउटपुट मखारिज रिटर्न को हम करते हैं, या रेवेन्यू आमदनी को या वसूलियों को, और एक्सपेंडिचर्स अखराजात को, कास्ट एंड रिटर्न खर्च और हासिल। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का कोई MCQ आपसे पूछा जाए कि बजट में किस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि बजट इज़ दी एनुअल एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, कि ये वसूलियों यानी कि आमदनी और अखराजात का तखमीना होता है। तो इस तरीके से जो है ऐसा कोई अगर MCQ आपसे पूछा जाता है, या ये है कि इसी को अगर आप चाहें, यही जो सवाल है आपसा, तो अगर आप इससे एक और MCQ जो है वो इसी के आंसर में से हम बना सकते हैं। मसलन हम ये जो पढ़ा है इसी को हम एक और क्वेश्चन में लेके आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज, तो क्वेश्चन क्या बना जी कि आमदनी और अखराजात का तखमीना, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, के आमदनी और ये आपका रेवेन्यू और ये एक्सपेंडिचर, इनका जो एस्टिमेशन है वो क्या कहलाता है, ABCD, उसे क्या कहते हैं। यानी कि अच्छा, एक ऑप्शन तो हम उसके ये कर सकते हैं कि हम उसे या तो ये लिख दें कि इसको हम लिख दें जी बैलेंस शीट, उसे हम क्या कहते हैं, यानी हमने पढ़ा है कि हम इसी में से हमने एक MCQ दौर बनाया है कि एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज़, तो यानी कि ऑप्शन पहला क्या है, बैलेंस शीट। दूसरा ऑप्शन आप लिखते हैं जी बजट, ठीक है। इसमें और ऑप्शन जो है वो आप लिख दें जी प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो आपके पास अब ये 4 ऑप्शन हमने लिखे हैं और इस का जवाब ये बनता है। और यहाँ पर आपको ये समझाया है कि बाद औकात आपका जो आंसर होता है वो भी आपके क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। तो क्या है जी कि एनुअल एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उसको बैलेंस शीट कहते हैं? नहीं, हम उसे बजट कहते हैं, ये दुरुस्त है। प्रॉफिट कहते हैं, ये गलत है। लॉस कहा जाता है, ये गलत है। तो आप का क्या आंसर हुआ जी कि एनुअल एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स इज़ कॉल्ड बजट। तो आपने, हमारे पास सिर्फ 2 मालूमात हैं। 2 मालूमात क्या हैं? एक बात तो ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेशन को बजट कहते हैं। इस एक स्टेटमेंट पर बहुत सारे MCQs हो सकते हैं, एक बात। और दूसरी ये है कि ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़ 1 ईयर, यानी उसको हमारे पास 2 मालूमात हैं। फिनांस के बारे में हमने 2 बातें डिस्कस की हैं। एक ये कि फ़ाइनेंस का अरसा कितना होता है, यानी पब्लिक फ़ाइनेंस का 1 साल का,
और जनरली फाइनेंस की बात की है, बजट की बात की है कि उसमें किस चीज़ को एस्टिमेट किया जाता है, उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाता है। अब इन दो मालूमात की बुनियाद पर अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है किसी भी सेंस में, आप इन दो जो हैं अपना पॉइंट्स, इन पॉइंट्स बेस पर आपसे 2 MCQs मांगा जाएँ, 4 बना दिए जाएँ, 6 बना दिए जाएँ, तो वो कोई भी उसकी सेंस हो सकती है, उसकी कोई भी वर्डिंग हो सकती है। इस हवाले से आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपने अपनी उस मालूमात को, जो आपके पास नॉलेज है, आपने उस बेस पर ये डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जी, इसके बाद बेटा अगला हमारा MCQ जो है पे हम बात करते हैं, और वो है जी कि पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर। ये क्वेश्चन है आपका कि पार्ट्स ऑफ फाइनेंस आर के सरकारी मालियात के हिस्से होते हैं। यानी सवाल ये है कि जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है उसके हम कितने पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑप्शन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो इनकी तादाद के बारे में पूछा जा रहा है, A, B, C और D। तो इसमें जो है वो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन है 5। अब इस MCQs को आप उस वक्त सॉल्व कर सकते हैं जब आपने थ्योरी पढ़ी होती है। तो थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, उसमें रेवेन्यू है, उसमें एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें पब्लिक डेट है यानी कि सरकारी कर्जा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें जो है माली इंतज़ामिया, माली अमूर जो होते हैं ये होते हैं। तो इसमें ये देखने के लिए कि आया कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, यानी कि इसके 2 हिस्से होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको उनके थ्योरी में आपने जाकर पढ़ना है कि हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, के सरकारी मालियात के जो है वो हिस्से कितने होते हैं, उसके पहलू कितने होते हैं, उसके जो है वो क्या ना पार्ट्स कितने होते हैं। तो उसमें आप जाके पढ़ेंगे कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ, अगर 4 ना भी लिखे हुए हों, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दीज आर दी फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसमें आपको गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके अलावा पब्लिक डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब आप ने वहाँ पर ये 4 पढ़े हैं, क्या जी। तो आप ऊपर उन्होंने अगर ये नहीं भी लिखा हुआ कि देयर आर 4 पार्ट्स, और नीचे सिंपली लिखा हुआ है कि दीज आर दी पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसमें जी जब आप पढ़ेंगे तो आप देख के पता चल जाएगा कि आपको कि ये 4 आप के जो है वो पार्ट्स हैं कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें सवाल आपसे पब्लिक फाइनेंस के एक और एंगल का पूछा गया है कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, यानी कि ये तो हमने सिंपली उसकी नंबर का जवाब दे दिया है कि नंबर। अब इसके अलावा इसमें 2 MCQs हो सकते हैं। एक MCQ तो ये हो सकता है बिल्कुल इसी के साथ का,
और वो ये हो सकता है कि 4 पार्ट्स आर ऑफ, ठीक है जी, कि 4 हिस्से होते हैं। यानी कि सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 4 पार्ट्स ऑफ आर ऑफ में ए बी सी डी, यहाँ पर आप को लिख दें जी प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, या इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के 4 हिस्से होते हैं। 4 पार्ट्स ऑफ, 4 हिस्से होते हैं। किस चीज़ के 4 हिस्से होते हैं? निजी मालियात के 4 हिस्से होते हैं, सरकारी मालियात के 4 हिस्से होते हैं, मालियाती पॉलिसी के 4 हिस्से होते हैं, या ज़री पॉलिसी के 4 हिस्से होते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें से हमने जो है वो सवाल में से हमने एक और उसमें MCQs हमने बनाया है कि हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि इसकी 2 मालूमात हमारे पास हैं। एक ये है कि पब्लिक फाइनेंस के पार्ट्स हैं 4, ठीक है। अगर आपसे तादाद पूछ ली जाती है तो आपने जवाब देना है। अब हमने साथ ये भी किया है कि वो कौन कौन से हैं, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब तीसरा जो आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है यानी इसी में से, और वो ये है कि हो सकता है कि आपको वो ये लिख के दे दीजिए कि पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर, पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर, उसमें आपको जो है वो उनके नाम लिख के दे दे। यानी कि मतलब ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिख दे आपको फर्म, कास्ट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। बी ऑप्शन में कुछ और 4 आपको एलिमेंट्स लिख के दे दे। सी ऑप्शन में कोई और आपको एलिमेंट्स। तो आपको जब तक ये इल्म नहीं होगा कि वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, तब तक आप उनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब नहीं कर सकते। कि मैंने आपको ये समझाया है कि इसमें से यही जो हमने बात की है कि पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो हो सकता है कि वो 4 पार्ट्स के नाम आपको दे के लिख के दे दे। जिस तरह से ये सवाल आपका यूँ हो सकता है कि इसी को हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर, कि इसके हिस्से होते हैं कि सरकारी मालियात के हिस्से होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। यहाँ पर आपको नाम लिख के दे दे, मतलब जहाँ पर कोई 4 नाम आपको लिख के दे दे, ठीक है। बी में भी कोई 4 नाम लिख दे, सी में भी कोई 4 नाम लिख दे, और डी में भी कोई 4 नाम लिख दे। तो अब हर एक ऑप्शन में ए में भी 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 एलिमेंट्स के नाम हैं, बी में भी 4 एलिमेंट्स के नाम लिख दिए हैं, सी में भी लिख दिए, डी में भी लिख दिए। तो आप इसमें से आपका वो ऑप्शन, वो आंसर आपका दुरुस्त होगा जिसमें पब्लिक फाइनेंस के 4 पार्ट्स के दुरुस्त नाम लिखे हुए होंगे। मसलन जिस ऑप्शन में लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 4 के मैंने आपके सामने नाम बोले हैं। अब ये 4 नाम जिस ऑप्शन में होंगे, वो ए में हों, बी में हों, सी में हों या डी में हों, वो आपका दुरुस्त जवाब होगा। तो बच्चों ये एक तरीका आपको समझाया है कि आपने MCQs कैसे सॉल्व करने हैं। पब्लिक फाइनेंस के MCQs का सेशन हमारा चल रहा है, तो इसमें से हमने कुछ MCQs हमने किए हैं। इंशाअल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अभी हमारे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे पब्लिक फाइनेंस के इन MCQs को, और उसमें हम कोशिश करेंगे
कि कोई भी MCQ जो है किसी भी सेंस में, किसी भी फॉर्म में आए तो वो हमारे लिए मुश्किल ना हो। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में भी इन्हीं MCQs को यहीं से हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।